आज का विषय है बाणभट्ट की आत्मकथा में जीवन दृष्टि। बाणभट्ट की आत्मकथा एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसके माध्यम से अतीत के एक विशिष्ट कालखंड की एक मनोरम झलक हमें दिखती है और वर्तमान जीवन के कुछ प्रेरणाप्रद तथ्यों को भी उपन्यासकार ने उजागर किया है। उपन्यास की कथा वस्तु की संरचना और अलंकृत शैली की विशिष्टता अनुपम है। संवाद रचना में प्रयुक्त भाषा की सहजता, सरलता और पात्रों के मनोभावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता अद्भुत है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य जगत के एक विशिष्ट हस्ताक्षर हैं। साहित्य के इतिहासकार, आलोचक, निबंधकार, उपन्यासकार के रूप में इन्होंने विशिष्ट उपलब्धि का परिचय दिया है। हिंदी साहित्य का अतीत, भारतीय धर्म साधना, सूरदास, कबीर आदि ग्रंथ उनके साहित्य की परख और इतिहास बोध की प्रखरता को रेखांकित करते हैं। अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज आदि निबंध संग्रह द्विवेदी जी को एक सर्वोत्तम ललित निबंधकार और भारतीय संस्कृति के उद्गाता के रूप में रेखांकित करते हैं। एक ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में भी उन्हें हम जानते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा के साथ ही पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख और अनाम दास का पोथा जैसे ऐतिहासिक उपन्यास द्विवेदी जी की कलात्मक क्षमता के साथ ही उनके प्रखर इतिहास बोध को भी हमारे सामने रखते हैं। इन उपन्यासों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता बोध के स्तर पर ऐतिहासिकता और पौराणिकता की रक्षा करते हुए अपने युग और समाज के सच को भी उजागर करता है। समकालीन सामाजिक यथार्थ को संकेत करने की प्रवृत्ति ही द्विवेदी जी के उपन्यासों को समकालीनता से जोड़ती है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 की रचना है। इसमें बाणभट्ट और महाराज हर्ष के एक छोटे कालखंड को आधार बनाया गया है। इस उपन्यास के केंद्र में स्वयं बाणभट्ट का जीवन है, जो राष्ट्रीय अस्मिता की प्रतीक तुवर मिलिंद की कन्या भट्टिनी की मुक्ति के महत उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ द्विवेदी जी की जो मुख्य विशेषता है वह केवल भट्टिनी की मुक्ति तक ही सीमित न रहकर पराधीन भारत की राष्ट्रीय मुक्ति, नारी मुक्ति को भी रेखांकित करती है। इस प्रक्रिया में द्विवेदी जी ने ऐतिहासिकता की पूरी तरह रक्षा करते हुए अपने युग के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए अनिवार्य राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सांप्रदायिक सद्भाव, नारी मुक्ति, जातिवाद की भावना को अत्यंत कलात्मक ढंग से संकेतित किया है। यह उपन्यास समकालीन यथार्थ से हमें जोड़ता है। बाणभट्ट की आत्मकथा के सृजन के पीछे हजारी प्रसाद द्विवेदी का उद्देश्य अतीत वैभव की भव्यता का चित्र प्रस्तुत करना नहीं था और न ही ऐतिहासिक घटनाओं एवं तिथियों को ब्यौरेवार प्रस्तुत करना था। बाणभट्ट की आत्मकथा का उद्देश्य था ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन युगीन जीवन के आंतरिक यथार्थ को उद्घाटित करना। इसलिए ऐतिहासिक तथ्य और सांस्कृतिक तत्वों को आधार बनाकर तत्कालीन युग सत्य की खोज की गई है। द्विवेदी जी ने एक युग विशेष की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की छानबीन कर समकालीन संदर्भों में उनकी संगति बिठाई है। इस उपन्यास के द्वारा मानवीय मूल्यों की चिंता, मानवता की स्थापना, नारी स्वतंत्रता, जाति विहीन समाज की स्थापना के द्वारा स्वाधीन भारत की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया गया है। यह उपन्यास जितना ऐतिहासिक है उतना ही समकालीन भी। यह लेखक की गहरी सूझबूझ, यथार्थवादी दृष्टिकोण और सर्जनात्मक विशिष्टता का प्रमाण है कि अतीतकालीन समस्याएं
अपने समय के संदर्भ में जितनी सार्थक हैं, आज के संदर्भ में उतनी ही संगत हैं। अपने समय की स्थितियों के प्रति सजगता और कलात्मक चेतना के कारण द्विवेदी जी समय के अंतर को सहजता से दूर करते हैं। ऐतिहासिक कथ्य को कल्पना का आधार देकर मानवीय संवेदनाओं, जटिल संबंधों को, सच्चे प्रेम और चिंताओं को वास्तविक धरातल से जोड़ देते हैं। इससे उपन्यास में जितनी गहराई, व्यापकता है, उतनी ही विश्वसनीयता भी शामिल है। महाराज हर्षवर्धन के राज्यकाल में जो विदेशी आक्रमण हुए तथा उनके परिणाम स्वरूप जनता को जो असहनीय कष्ट और अमानवीय यातनाएं भोगनी पड़ी, इसका चित्रण योग्य बिंब योजना के माध्यम से किया गया। इस भयावह स्थिति से देश को उबारने के लिए ही उपन्यासकार द्विवेदी जी ऐतिहासिक दृष्टि, व्यापक मानवीय धरातल से उठती है। वे ऐतिहासिक बोध की सार्थकता को मानवीय उपयोगिता में मानते हैं। सामाजिक विकास की प्रक्रिया में इतिहास की वैज्ञानिक दृष्टि को कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, यह पहली बार बाणभट्ट की आत्मकथा के द्वारा स्पष्ट हो जाता है। इतिहास के विकास और पतन में जनसाधारण की भूमिका का महत्व, जन संघर्ष और विकास की कहानी, व्यक्ति के स्थान पर समूह का महत्व और जन सामान्य की सोच का क्या प्रभाव होता है, यह पहली बार द्विवेदी जी की इतिहास दृष्टि में परिलक्षित हुआ है। बाणभट्ट की आत्मकथा के विजन में केंद्रीय स्थिति एक ऐसी प्रेम संवेदना की है जो लोकोत्तर है। उपन्यास का नायक बाणभट्ट, निपुणिका और भट्टिनी के प्रेम का आलंबन है। यह प्रेम अपनी गहनता, तीव्रता, त्याग और संयम में अद्वितीय है। निपुणिका का बाणभट्ट के प्रति प्रेम उद्दाम होते हुए भी आत्म बलिदान में समाप्त होकर उसे उदात्त बना देता है। द्विवेदी जी प्रेम के उस भारतीय आदर्श के कायल हैं जो मानता है कि तपस्या और लोक मंगल की भावना से संपन्न होने पर ही प्रेम अस्थायी और कल्याणकारी होता है। कालिदास ने अपने काव्यों में इसी प्रेम का चित्रण किया है। बाणभट्ट की आत्मकथा में निपुणिका का बाणभट्ट के प्रति प्रेम कामजन्य था। इसी कारण वह कमल पत्र पर पड़ी जल की बूंद की तरह बिखर गया। पर जब यह प्रेम 6 वर्षों के पश्चाताप और प्रायश्चित की आंच में तपकर कंचन बन गया, तो इसमें अस्थायित्व आ गया। बाणभट्ट की आत्मकथा की एक पात्र महामाया एक स्थान पर बाणभट्ट से कहती है, स्त्री प्रकृति है, उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। निपुणिका पर महामाया के इस कथन का अद्भुत प्रभाव पड़ा है। जब निपुणिका को विश्वास हो जाता है और बाणभट्ट भी इसकी पुष्टि कर देता है कि वह बाणभट्ट को बांधने में सफल हुई है, तब वह उसे मुक्त कर अपनी सार्थकता प्रमाणित करती है और वह भट्टिनी तथा उसके बीच से हट जाती है। अपनी मृत्यु की घड़ी में भी वह परम संतुष्ट है। भट्टिनी और बाणभट्ट का प्रेम तो और भी उदात्त है। बाणभट्ट भट्टिनी को, जो एक अपहृत राजकुमारी है, हर्षवर्धन के एक सामंत के अंतःपुर से निकालकर उसकी रक्षा करता है। इस साहसिक अभियान के पीछे काम की नहीं बल्कि कर्तव्य की प्रेरणा है। बाणभट्ट नारी का बेहद सम्मान करता है। वह नारी देह को देव मंदिर मानता है। निपुणिका के प्रेम की उपेक्षा भी उसने अपने इसी मूल्य बोध के कारण अनजाने में कर दी है। निपुणिका की प्रेरणा से ही वह अपनी जान की बाजी लगाकर भट्टिनी की रक्षा करता है। बाणभट्ट और भट्टिनी, साथ में निपुणिका भी काफी दिनों तक साथ साथ रहते हैं। इसी साहचर्य से भट्टिनी के मन में बाणभट्ट के प्रति अनुराग का उदय होता है, पर यह प्रेम वाणी के माध्यम से तो कभी व्यक्त नहीं होता।
आंगिक चेष्टाओं और सात्विक भावों के रूप में भी बड़ी मुश्किल से व्यक्त होता दिखाई देता है। बाणभट्ट भट्टिनी की पूजा करता है। भट्टिनी के प्रति उसके मन में केवल श्रद्धा ही श्रद्धा है, समानता के स्तर पर प्रतिष्ठित होने वाला प्रेम नहीं। इस प्रेम में भावना का उफान कहीं नहीं दिखाई पड़ता, और इस प्रेम में भावना का उफान कहीं नहीं दिखाई पड़ता और शरीर की प्राप्ति या काम का आकर्षण बिल्कुल भी नहीं है। यह प्रेम केवल भावना के रूप में है, जो अत्यंत प्रगाढ़ है, काम का अतिक्रमण कर भक्ति के क्षेत्र में पहुंचा हुआ है। निपुणिका और भट्टिनी दोनों बाणभट्ट से प्रेम करती हैं, पर चूंकि यह प्रेम काम का अतिक्रमण कर चुका है, अतः वे एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या के भाव से ग्रस्त नहीं हैं। उपन्यास के अंत में बाणभट्ट के प्रति भट्टिनी का प्रेम अभिव्यक्त होता है, पर वह प्रेम मानव कल्याण के एक उदात्त लक्ष्य के प्रति समर्पित है। बाणभट्ट की आत्मकथा में चित्रित प्रेम सामान्यतः उपन्यासों में चित्रित होने वाले प्रेम की तुलना में विशिष्ट है। कुछ लोगों को यह प्रेम हवाई, आदर्शवादी या अयथार्थ प्रतीत हो सकता है, पर इससे गुजरने का एक अपना सुख है। यह प्रेम उपन्यासकार के अपने विशिष्ट विजन की वस्तु है, जिसे विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत करने में उन्होंने सफलता प्राप्त की है। यह विजन आगे चलकर एक व्यापक सामाजिक यथार्थ की पृष्ठभूमि बनाता है। बाणभट्ट की आत्मकथा प्रेम की संवेदना तक सीमित नहीं है। इसके भीतर एक राष्ट्रीय संकट का इतिहास बोध भी निहित है। किसी भी राष्ट्र के इतिहास में राजनीतिक संकट, जिसमें विदेशी व्यक्तियों का आक्रमण भी शामिल है, आते ही रहते हैं। जिस समय बाणभट्ट की आत्मकथा लिखी जा रही थी, भारत परतंत्र था और द्वितीय विश्व युद्ध की विनाश लीला अपने चरम पर थी। उपन्यासकार की चेतना में यह परतंत्रता राष्ट्रीय संकट के रूप में विद्यमान थी। इसकी अभिव्यक्ति बाणभट्ट की आत्मकथा में परोक्ष रूप में हर्षवर्धन काल के राष्ट्रीय संकट के रूप में हुई है। यद्यपि स्वयं हर्षवर्धन को हूणों के किसी आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा था, पर उसके राज्यकाल में पश्चिम से उनके आक्रमण की संभावना बनी हुई थी। बाणभट्ट की आत्मकथा में इस संभावना को औपन्यासिक प्रसंग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रसंग के रूप में द्विवेदी जी का इतिहास बोध भी व्यक्त हुआ है। इतिहासकार इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि भारत में विदेशी आक्रमणकारियों की सफलता का प्रमुख कारण सामान्य जनता की राजनीतिक उदासीनता या तटस्थता, हिंदू समाज व्यवस्था के विरोधाभास, समाज का अनेक जातियों में विभाजन तथा निरंतर बढ़ता जाति भेद और वर्ग भेद था। इस काल की जनता को इस बात का बोध नहीं था कि विदेशी आक्रमणकारियों से युद्ध में उसकी भी कोई भूमिका हो सकती है। इसका एक बड़ा कारण गुप्त काल के बाद जातिगत भेदभाव और संकीर्णता में निरंतर होती वृद्धि थी। युद्ध क्षत्रियों का पेशा तो बहुत पहले से माना जाता था, पर धीरे धीरे यह मान्यता कट्टर संकीर्णता में परिणत हो गई और युद्ध करना केवल राजपूतों का काम माना जाने लगा। इसके अतिरिक्त गुप्त काल में सामंती प्रथा का जन्म हुआ, जिसके कारण सेना में भी वर्ण भेद की स्थिति पैदा हो गई। जब तक सम्राट शक्तिशाली रहे, तब तक तो इस व्यवस्था से लाभ ही होता रहा, पर केंद्रीय शक्ति के दुर्बल होते ही यह व्यवस्था सैन्य शक्ति की दुर्बलता बन गई। बाणभट्ट की आत्मकथा में इस राजनीतिक स्थिति को मार्मिक और ऐतिहासिक यथार्थ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उपन्यास में कुमार कृष्णवर्धन, भृगुवर्मा, लोरिक देव आदि भारतवर्ष को हूणों के आक्रमण से बचाने के लिए किसी राजशक्ति की, विशेषकर पश्चिम के सीमांत के प्रतापी शासक तुवर मिलिंद की भूमिका को आवश्यक मानते हैं, पर महामाया भैरवी इसका विरोध करती है।
वह एक जनसभा को संबोधित करती हुई कहती है, आर्य सभासदों, उत्तरापथ के लाख लाख नौजवानों ने क्या कंकन वलय धारण किया है? क्या वे वृद्धों और बालकों, बेटियों और बहुओं, देव मंदिरों और विहारों की रक्षा के लिए अपने प्राण नहीं दे सकते? क्या इस देश के विद्वानों में स्वतंत्र संगठन बुद्धि का विलोप हो गया है? वस्तुतः यह महामाया भैरवी का नौजवानों और विद्वानों से प्रश्न नहीं है, बल्कि उपन्यासकार का अपने समकालीन नौजवानों और बुद्धिजीवियों को आह्वान है। महामाया युवकों को देवपुत्रों और महाराजाधिराजों की आशा छोड़ने और संगठित होकर आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए उद्बुद्ध करती है। वह कहती है, अमृत के पुत्रों, मैं भविष्य देख रही हूँ। राजा, महाराजा और सामंत स्वार्थ के गुलाम बनते जा रहे हैं। प्रजा भीरू और कायर होती जा रही है। विद्वान और शीलवान नागरिकों की बुद्धि कुंठित होती जा रही है। धर्माचरण में इसीलिए व्याघात उपस्थित हुआ है कि राजा अंधा है, प्रजा अंधी है और विद्वान अंधे हैं। अपने आप को बचाओ, धर्म पर दृढ़ रहो, न्याय के लिए मरना सीखो, ब्राह्मण से चांडाल तक एक हो जाओ, चट्टान की तरह दुर्भेद्य, यही बचने का उपाय है। वस्तुतः यह उद्बोधन उपन्यासकार का है, जो ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय जीवन में व्याप्त मतभेद, जड़ता, कायरता और निर्णयहीनता से व्यथित था। तत्कालीन भारत की स्थिति से पीड़ित लेखक का सारा आक्रोश इस उद्बोधन द्वारा व्यक्त हुआ है। उपन्यास की महामाया संपूर्ण भारतवर्ष में घूम घूम कर युवा शक्ति को जगाती है। यह उपन्यासकार का नारी शक्ति को आह्वान करना भी माना जा सकता है। बाणभट्ट की आत्मकथा में तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त अस्तर भेद और जाति भेद की ओर भी इशारा किया गया है। महामाया भैरवी देश की रक्षा के लिए ब्राह्मण और चंडाल को एक हो जाने का संदेश देती हैं। भट्टिनी यहाँ की सामाजिक व्यवस्था की दुखती रग पर उंगली रखती हैं। वह कहती हैं, यहाँ इतना अस्तर भेद है कि मुझे आश्चर्य होता है कि यहाँ के लोग कैसे जीते हैं। तुम यदि किसी यवन कन्या से विवाह करो तो यह इस देश में एक भयंकर सामाजिक विद्रोह माना जाएगा। जहाँ भारतवर्ष के समाज में 1 सहस्त्र अस्तर हैं, वहाँ उनके समाज में कठिनाई से 2-3 होंगे। भारतवर्ष में जो ऊंचे हैं वे बहुत ऊंचे हैं, जो नीचे हैं उनकी नीचाई का कोई आर पार नहीं, परंतु उनमें सब समान है। उनकी स्थितियों में, उनकी स्त्रियों में रानी से लेकर परिचारिका तक के और गणिका से लेकर वार विलासिनी तक के सैकड़ों भेद नहीं हैं। वस्तुतः यह चिंता अपने समय को लेकर उपन्यासकार की है, जिसे उसने 7वीं शताब्दी के भारतीय समाज के चित्रण के रूप में प्रस्तुत किया है। महामाया भैरवी और भट्टिनी के द्वारा जो कुछ भी कहलवाया गया है वह स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के विचार हैं। महात्मा गांधी के आह्वान पर ही भारत की विभिन्न जातियों के लोग, किसान, मजदूर, हिंदू, मुसलमान एकजुट होकर स्वाधीनता संग्राम के लिए एक मंच पर आए। इस तथ्य की ओर उपन्यासकार ने संकेत किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के विजन में एक ऐसे विश्व समाज की परिकल्पना है जिसमें युद्ध नहीं हो, विषमता नहीं हो, अत्याचार नहीं हो, अशांति नहीं हो और नारी को पूर्ण सम्मान और बराबरी का अधिकार प्राप्त हो। अखंड विश्व शांति का सपना तभी साकार हो सकता है जब पूर्व और पश्चिम की सभ्यताएं एक दूसरे के श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण कर आपस में मिल जाएं। यह कार्य राजनीतिज्ञ नहीं, संवेदनशील कलाकार और कवि लेखक ही कर सकते हैं। उपन्यासकार ने भट्टिनी की सोच और संवेदना के माध्यम से इस अवधारणा को प्रस्तुत किया है। भट्टिनी अनुभव करती हैं कि महानाश का खेल खेलने वाले मलेच्छों में भी मनुष्य का हृदय है।
वह बाणभट्ट से प्रश्न करती हैं, क्यों भट्ट, ऐसा क्या नहीं हो सकता कि ऊंची भारतीय साधना उन तक पहुंचाई जा सके और निकृष्ट सामाजिक जटिलता यहाँ से हटाई जा सके। जब तक ये दोनों बातें साथ साथ नहीं हो जाती तब तक शाश्वत शांति असंभव है। बाणभट्ट एक महान कवि है, इसलिए भट्टिनी का विश्वास है कि वह अपनी कविता के माध्यम से इस पूर्ण सत्य का प्रचार कर सकता है। वह भट्ट से कहती है, तुम इस मलेच्छ कही जाने वाली निर्दय जाति के चित्त में संवेदना का संचार कर सकते हो, उन्हें स्त्रियों का सम्मान करना सिखा सकते हो, बालकों को प्यार करना सिखा सकते हो। वह कहती हैं, एक जाति दूसरी को मलेच्छ समझती है, एक मनुष्य दूसरे को नीच समझता है। इससे बढ़कर अशांति का कारण और क्या हो सकता है भट्ट? तुम ही हो जो नरलोक से किन्नरलोक तक व्याप्त एक ही रागात्मक हृदय, एक ही करुणामय चित्त को हृदयंगम कर सकते हो। मनुष्य लोभवश, मोहवश, द्वेषवश पशुता की ओर बढ़ता जा रहा है। तुम इसके हृदय को संवेदनशील और कोमल बना सकते हो। बाणभट्ट के मन में संशय है कि क्या यह संभव है कि काव्य से मनुष्य की दयाहीन, विवेकहीन, धर्महीन वृत्तियां उच्चतर कार्य में नियोजित हो जाएं? पर निपुणिका के आत्मबलिदान और भट्टिनी की अवसन्नता के साथ ही बाणभट्ट की जड़ता समाप्त हो जाती है और वह कह उठता है, देवी उठो, तुम्हें कातर होना नहीं शोभता। नरलोक से किन्नरलोक तक व्याप्त एक ही रागात्मक हृदय का संधान पाना बाकी है। उठो देवी, आर्यावर्त को बचाना है। इसके बाद इस कार्य को पूरा करने का संकल्प कर उन्होंने महावराह को प्रणाम किया, जो उनके प्रेम की परिपूर्णता की भी द्योतक है।